हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने मेंडल्स लॉ की वेरिएशन स्टार्ट करी थी और उसमें हमने सबसे पहला एग्जांपल जो देखा था, जो कि हमने देखा था एंटीराइनम मेजस में, जिसको स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर भी बोलते हैं हम। और उसमें हमने देखा था कि जो फ्लावर कलर होता है वो एक टाइप का इनहेरिटेंस शो करता है, जिसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसमें जो कैपिटल आर था वो रेड कलर का फ्लावर शो करता था। स्मॉल आर जो था वो व्हाइट कलर का फ्लावर शो करता था। कैपिटल आर स्मॉल आर मेंडल के अकॉर्डिंगली डोमिनेंट शो करना चाहिए था और रेड कलर दिखना चाहिए था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इस वजह से एक इंटरमीडिएट कलर दिखा विच वाज पिंक। ठीक है, तो इसी फिनोमिना को हमने बोला इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और ये मेंडल के कौन से लॉ की जो है वेरिएशन थी? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो सबसे पहली वेरिएशन हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी विच वाज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आज हम जो वेरिएशन पढ़ने वाले हैं वो है कोडोमिनेंस। ठीक है, और कोडोमिनेंस को समझने के लिए हमें ब्लड ग्रुप समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, और अगर ब्लड ग्रुप टॉपिक हम स्टार्ट कर ही रहे हैं तो एक बार पिछली हमने 11th क्लास में भी ब्लड ग्रुप एक बार ही पढ़ा है, तो उसको भी एक बार रिवाइज कर लें और आगे की तरफ फिर देखते हैं कि ब्लड ग्रुप में और हमें इनहेरिटेंस के रिस्पेक्ट में या फिर जीन्स कैसे कंट्रोल करते हैं ब्लड ग्रुप को, वो पढ़ेंगे फिर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं ब्लड ग्रुप की बात करूं तो ब्लड ग्रुप, टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप जो भी होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एंटीजन प्रेजेंट ऑन रेड ब्लड सेल्स। तो टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप क्यों अलग होते हैं? अगर ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप से अलग है तो उस ब्लड का कौन सा कंपोनेंट अलग है एक दूसरे से? तो रेड ब्लड सेल्स। और रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे प्रेजेंट मार्कर्स, जिनको हम कहते हैं एंटीजेंस। तो एंटीजेंस कुछ मार्कर्स होते हैं, और एंटीजेंस को अगर समझने की कोशिश करें तो पहले इसको स्प्लिट करना पड़ेगा हमें। एंटीजेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीजेन? तो आपको याद रखना है एंटीबॉडी जेनरेटिंग। तो ये आरबीसी की सरफेस पे कुछ ऐसे मार्कर हैं जो कि क्या कर सकते हैं? एंटीबॉडी जनरेट करवा सकते हैं। एंटीबॉडी जनरेटिंग मतलब ये ऐसे मार्कर्स हैं जो कि अगर मैच नहीं हुए एक दूसरे से तो एंटीबॉडी जनरेट करवा देंगे। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ऐसे है कि अगर ए एंटीजन कंटेनिंग कोई ब्लड सेल, ठीक है, अगर ए ब्लड ग्रुप में बी ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल के अंदर अगर ट्रांसफर करता हूं, मतलब ए ब्लड ग्रुप कंटेनिंग कोई भी आरबीसी, ठीक है, ए एंटीजन कंटेनिंग कोई भी आरबीसी अगर बी एंटीजन कंटेनिंग इंडिविजुअल के अंदर जाएगा तो ये ए ब्लड ग्रुप कंटेनिंग एंटीजन जो है, ठीक है, आरबीसी जो है, ये अपने खिलाफ क्या बनवा लेगा? एंटीबॉडी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम ए ब्लड ग्रुप को बी ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल के अंदर नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएगी। ठीक है, और एंटीबॉडी बनेगी तो इसकी किलिंग हो जाएगी। तो एंटीजन का मतलब क्या होता है? एंटीजन का मतलब होता है एंटीबॉडी जनरेटिंग। ये मार्कर जो है रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं कि कौन सा सेल अपना है और कौन सा सेल अपना नहीं है। ठीक है, तो बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये मार्कर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, और इसी बेसिस पे, इन एंटीजेंस के बेसिस पे ही, ठीक है, एंटीजेंस के बेसिस पे ही ब्लड ग्रुप कितने टाइप के हो सकते हैं हमारे। लेट से आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर अगर एक टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है, इसकी शेप ट्रायंगुलर है और मैं इसको कह रहा हूं ए एंटीजन। कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? ए एंटीजन। अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो मैं क्या बोलूंगा? इसे ए ब्लड ग्रुप। ऐसे इंडिविजुअल वाले, ऐसे आरबीसी वाले इंडिविजुअल को। अगर इस पे दूसरे टाइप का प्रेजेंट है जिसको मैं कह रहा हूं बी एंटीजन, तो इसको क्या बोलूंगा मैं? इसको मैं बोलूंगा बी ब्लड ग्रुप। अगर दोनों टाइप के प्रेजेंट है, ए एंटीजन भी प्रेजेंट है रेड ब्लड सेल्स पे और बी एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो मैं क्या बोलूंगा? इसको ए बी ब्लड ग्रुप। अगर आरबीसी बिल्कुल स्मूथ है, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसको मैं कहूंगा ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो जो ओ होता है इसका मतलब होता है निल, मतलब जीरो। कोई भी एंटीजन क्या है इसके पास प्रेजेंट नहीं है। और ए एंटीजन वाले को अगर बी में डालोगे तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी, बी को ए में डालोगे तो उसके खिलाफ बॉडी बनेगी। मतलब अगर एंटीजन मैच नहीं हुए आपकी बॉडी के आरबीसी से तो आपकी बॉडी उस ब्लड के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी पक्का। अगर मैच हो गए तो नहीं बनाएगी, अगर नहीं हुए तो बनाएगी। ठीक है, तो ओ ओ एंटीजन की बात करते हैं जरा।
ओ की बात करते हैं, ओ का मतलब क्या है, ओ एंटीजन है, या फिर ओ का मतलब ये है कि कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ओ का मतलब देयर इज नो एंटीजन। तो अगर इस पे एंटीजन ही नहीं है तो ये किसी की भी बॉडी में आप डाल दो, ये कभी भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करवाएगा। क्यों नहीं करवाएगा? क्योंकि इसके पास एंटीजन ही नहीं है। इसलिए ओ जो है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एंटीजन ही नहीं है। तो आप कोई रीजन पूछेगा कि बताओ ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर क्यों कहते हैं, तो आप ये आंसर नहीं करोगे क्योंकि वो सबको दे सकता है। ऑब्वियसली यूनिवर्सल डोनर है तो सबको दे सकता है। अब आपसे वो रीजन पूछ रहा है कि क्यों दे सकता है, तो आप बोलोगे क्योंकि इसके आरबीसी पे कोई भी एंटीजन नहीं है। कोई भी एंटीजन नहीं, इसका मतलब ये अपने खिलाफ कोई भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करवाएगा। ठीक है, तो एक बारी फटाफट से एंटीजन और एंटीबॉडी के बेसिस पे देख लेते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है, तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, या फिर ओ हो सकता है। तो ये चार टाइप के ब्लड ग्रुप हमें दिखते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इनमें एंटीजन कौन कौन सा प्रेजेंट है, एंटीजन, उसके बाद बात करेंगे एंटीबॉडी कौन कौन सी है। ठीक है, एंटीजन की बात करूं तो ए में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, ए एंटीजन। बी में कौन सा प्रेजेंट होगा, बी एंटीजन। ए बी में कौन सा प्रेजेंट है, ए बी प्रेजेंट है एंटीजन, और बी भी प्रेजेंट है, इसी वजह से ए बी है। और जीरो, और ओ की बात करूं तो ओ का मतलब जीरो, मतलब नील, तो आप नील लिख सकते हो यहाँ पे, नो एंटीजन प्रेजेंट, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अगर ए की बॉडी के अंदर मैं ब्लड ग्रुप में देखूं तो किसके खिलाफ एंटीबॉडी बन सकती है, तो इसमें बन सकती है एंटी बी। बी में किसके खिलाफ बन सकती है, एंटी ए। ठीक है, ए बी में किसके खिलाफ बन सकती है, किसी के खिलाफ नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि अगर इसमें आप ए ब्लड ग्रुप डाल दोगे तब भी एक मैच कर जाएगा, बी ब्लड ग्रुप डाल दोगे तब भी मैच कर जाएगा, क्योंकि इसके आरबीसी देखो, इसके आरबीसी को देखो, इस पे ट्राइंगल वाला भी है, ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, तो इसकी बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनती। ठीक है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होगी किसी भी ब्लड ग्रुप के खिलाफ ए बी के अंदर। तो सोचो जब ए बी किसी के खिलाफ भी एंटीबॉडी नहीं बना रहा, किसी के भी खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बना रहा, तो सोचो मैं ए बी वाले इंडिविजुअल को कोई भी ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता हूं क्या? इसी वजह से इनको बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट या फिर एक्सेप्टर। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। और अगर मैं बात करूं ओ की, तो ओ में किसके खिलाफ एंटीबॉडी बन सकती है, तो ओ में बन सकती है किसके खिलाफ, ए के खिलाफ भी बन सकती है और बी के खिलाफ भी बन सकती है। ठीक है, तो आप खुद सोचो, अगर ए में मैंने बी ब्लड ग्रुप डाला तो इसके पास एंटी बी है, बी में ए ब्लड ग्रुप डाला तो एंटी ए है। ठीक है, क्या मैं ए बी डोनेट कर सकता हूं ए को? बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसके पास एंटी बी है, तो इनडायरेक्टली ये सेल को किल कर ही देगा। क्यों किल कर देगा? क्योंकि इसका जो बी एंटीजन है उसकी वजह से ये सेल मारा जाएगा, क्योंकि एंटी बी बन रही है। सिमिलरली ए बी को बी में डालूंगा तो एंटी ए बन रही है, इसलिए मारा जाएगा। ए बी ब्लड ग्रुप वाले के अंदर, ए बी ब्लड ग्रुप वाले के अंदर कोई सा भी ब्लड ग्रुप डाल दूं, ठीक है, तो क्या होगा, इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी। तो ये ए को भी एक्सेप्ट कर सकता है, बी को भी एक्सेप्ट कर सकता है, और ओ को तो कर ही सकता है। ओ तो सबको डोनेट कर सकता है। ओ पे देखो जरा, ओ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं, एंटीजन नहीं है। ठीक है, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ए भी इसके लिए बाहर का पार्टिकल है, तो ये ए को भी किल करेगा, इसलिए एंटी ए बनाएगा। बी भी इसके लिए बाहर का पार्टिकल है, इसलिए एंटी बी बनाएगा। ठीक है, और ए बी, एंटी ए बी नाम की कुछ नहीं होती है, अगर ए बी एंटर करेगा तब भी एंटी ए और एंटी बी ही बनेगी। ठीक है, दोनों इसको किल कर देंगे सेल को। तो आपको ये जो है, हमने 11th क्लास का चार्ट है जो कि मैंने उठाया है, और इसी बेसिस पे मैंने आपको सिर्फ समझा दिया कि कौन यूनिवर्सल डोनर है और कौन यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यू के अंदर कि ऐसे ऐसे ब्लड ग्रुप का नाम बताओ, या ऐसे एंटीजन कंटेनिंग आरबीसी का नाम बताओ जिसके पास कोई एंटीजन नहीं होता, तो ओ। ठीक है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि ऐसे किसी ब्लड ग्रुप का नाम बताओ जिसमें एंटीबॉडी नहीं बनती है, ठीक है, किसी भी ब्लड ग्रुप के खिलाफ, तो ए बी। तो आपको ये चार्ट जरूर ध्यान देना है। ठीक है, और आपको याद रखना है यूनिवर्सल डोनर किसी को क्यों कहते हैं, ए बी को क्यों कहते हैं, और ओ को यूनिवर्सल डोनर क्यों कहते हैं, और ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों बोल रहे हैं ए बी को, ठीक है, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई एंटीबॉडी नहीं बन रही है, और इसको यूनिवर्सल डोनर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है इस चार्ट के बारे में, और आपको ब्लड ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप
क्यों टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप है। तो हमें ये सब करने के बाद ये तो पता चला कि टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप इतने डिफरेंट टाइप के क्यों हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और कितने टाइप ऑफ एंटीजन कितने होते हैं हमारे पास, दो, ए एंटीजन और बी एंटीजन। तो दो टाइप के एंटीजन प्रेजेंट है, कौन सा, ए एंटीजन और बी एंटीजन। दोनों प्रेजेंट होंगे तो ए बी ब्लड ग्रुप, और दोनों एब्सेंट होंगे तो ओ ब्लड ग्रुप। तो 4 ब्लड ग्रुप्स आर देयर जिनको कंट्रोल करने वाले एंटीजन कितने हैं, कितने टाइप के एंटीजन है हमारे पास, दो टाइप के एंटीजन। अब बात करते हैं थोड़ा जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो एंटीजन है वो एंटीजन प्रोड्यूस कैसे हो रहे हैं। तो वो एंटीजन को प्रोड्यूस कौन करवा रहा है, वो एंटीजन को प्रोड्यूस करवा रहा है जीन। कौन प्रोड्यूस करवा रहा है, जीन। तो वो जीन जो एंटीजन प्रोड्यूस करवा रहा है वही डिसाइड करेगा कि कौन सा टाइप का एंटीजन बनेगा आरबीसी पे। तो जीन कंट्रोल करेगा कि ए एंटीजन होगा, बी एंटीजन होगा, ए बी एंटीजन होगा, या कोई भी एंटीजन नहीं होगा, ठीक है। तो वो जीन कैसे होगा, और जीन है तो ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स से कैरी करा होगा। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लिंक है कि आपके पेरेंट्स का जो ब्लड ग्रुप है उसी रिस्पेक्ट में कोई ना कोई कॉम्बिनेशन बना होगा तो आपका ब्लड ग्रुप आ रहा है। तो वो देखते हैं जरा कि भाई किस हिसाब से हमारा ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। तो इतना जरूर देख लेना, ये तो हमारा पिछला ही हमने पढ़ लिया था 11th में। अब आगे की बात करते हैं कि जीन्स कौन कौन से इन्वॉल्व है। तो अगर बात करें ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाले जीन की, तो हमने अब तक क्या पढ़ा है, हमने अब तक पढ़ा है कि एक जीन के पास कितने एलील होते हैं, दो एलील होते हैं, ठीक है। एक जीन के पास दो एलील होते हैं। अगर मैं पी प्लांट की बात करूं, हाइट कंट्रोल करने वाले जीन की बात करूं, तो इसके पास दो एलील होते हैं। तो कैपिटल टी होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, या स्मॉल टी स्मॉल टी। तो दीज आर टू एलील्स फॉर्मिंग वन जीन। लेकिन यहाँ पे हमें एक स्पेशल फिनोमेना दिखता है जो कि मेंडल ने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो सबसे पहला जो फिनोमेना यहाँ पे मुझे दिखा ब्लड ग्रुप के अंदर, क्या दिखा, मल्टीपल एलिलिज्म, या मल्टीपल एलील भी बोलते हैं इस कंडीशन को। मल्टीपल एलील का मतलब होता है क्या, इफ वन जीन हैव मोर देन टू एलील्स, अगर एक जीन के पास दो से ज्यादा एलील हो तो क्या बोलते हैं उस कंडीशन को हम, मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक है। क्या बोलेंगे उस कंडीशन को, मल्टीपल एलिलिज्म। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक कैरेक्टर है, कौन सा कैरेक्टर, एक कैरेक्टर कौन सा है, ब्लड ग्रुप। इसको कंट्रोल करने वाले कितने जीन है हमारे पास, तीन जीन है। कितने हैं, तीन जीन। कौन कौन से हैं वो तीन जीन, आई ए, आई बी, IO, और IO को आप स्मॉल आई से भी डिनोट करते हो। सो दीज आर द थ्री एलील्स, ये तीन एलील्स हैं अलग अलग जो कि किसको कंट्रोल करते हैं, हमारे अंदर ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तीन एलील हैं, ठीक है। और अब तक क्या होता है, अब तक क्या होता है, अब तक ऐसा होता है कि जब दो एलील प्रेजेंट होते थे तो इसमें से एक होता था हमारा कैसा, एक एलील होता था डोमिनेंट और दूसरा होता था रिसेसिव। दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस कि एक डोमिनेंट होगा और दूसरा क्या होगा, रिसेसिव होगा। लेकिन यहाँ पे तीन है, अब इन तीनों में से क्या होता है उसको अभी फाइंड आउट करेंगे कि तीन का क्या क्या होता है तीन के केस के अंदर। तो एक और टेबल बनवा रहा हूं अब मैं, और ये टेबल आपको जरूर याद रखनी है, ब्लड ग्रुप, ठीक है, उसके बाद जीनोटाइप्स। जीनोटाइप्स कितने टाइप के हो सकते हैं आपके पास, जीनोटाइप्स दो टाइप के हो सकते हैं बेटा, या तो होमोजाइगस होगा या फिर कैसे होंगे, हेट्रोजाइगस। तो दो टाइप के जीनोटाइप हो सकते हैं, या तो होमोजाइगस जीनोटाइप होगा या फिर हेट्रोजाइगस। सबसे पहला कौन सा ब्लड ग्रुप लेते हैं हम, ए ब्लड ग्रुप। दूसरा कौन सा लेते हैं, बी ब्लड ग्रुप। तीसरा हम ए बी, एंड द फोर्थ वन ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो अब ए ब्लड ग्रुप कब कब आ सकता है, ठीक है। तो ए ब्लड ग्रुप तब आएगा जब आई ए, आई ए प्रेजेंट होगा, ए वाला होमोजाइगस में प्रेजेंट है, या फिर आई ए आई ओ होगा। बी कब होगा, बी आएगा जब आई बी होगा, ठीक है। और आई बी आई ओ होगा तब भी क्या आएगा, आई ओ, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो आई बी स्मॉल आई,
ठीक है, तो एक ही बात है, IB IO लिख लो या फिर IB स्मॉल आई लिख लो। तो अगर मैं AB की बात करूं तो होमोजाइगस कंडीशन में कभी नहीं होता AB, सिर्फ किसमें मिलेगा आपको, IA IB। ठीक है, अगर IA IB कंडीशन हो गई तो कैसा ब्लड ग्रुप आएगा, AB। और आपका कभी भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में O नहीं होता, सिर्फ कब आ सकता है, जब IO आ जाए या फिर स्मॉल आई, एक ही बात है दोनों की। ठीक है, IO लिख लो या फिर स्मॉल आई लिख लो। ठीक है, तो ऐसा अगर आपको दिखे तभी ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप अगर किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए है तो मतलब वो कैसा हो सकता है, वो हो सकता है होमोजाइगस ए हो या फिर हेट्रोजाइगस ए हो। होमोजाइगस ए है तो IA होगा, हेट्रोजाइगस ए है तो IA होगा। बट टोटल चार्ट के अंदर आपको कितने टाइप के एलील दिख रहे हैं, 3 टाइप के, IA IB और IO, जिसको आप स्मॉल आई भी बोल सकते हो। इसमें से जरा एक बारी कंपेयर करके देखते हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखते हैं। देखो जरा, जब ए और ओ प्रेजेंट थे साथ में तो किसने अपना कैरेक्टर शो किया, ए ने। इसका मतलब ओ जब ए के साथ प्रेजेंट है तो कैसा है, डोमिनेंट या रिसेसिव, रिसेसिव, क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर ओ ने अपना कैरेक्टर नहीं शो किया, ए ने अपना कैरेक्टर शो किया। जब बी और ओ प्रेजेंट थे तब भी देखो किसने कैरेक्टर अपना शो किया, बी ने। तो इसका मतलब ओ जो है इनमें से कैसा है, रिसेसिव। ठीक है, तो रिसेसिव जो है वो कौन सा है इसमें से, ओ। अब बात आती है इन दोनों की कि भाई अब इन दोनों में से कौन है डोमिनेंट और कौन है रिसेसिव। तो ठीक है, दोनों को साथ में लेके देख लेते हैं। जब IA और IB साथ में प्रेजेंट थे तब आपको ए ब्लड ग्रुप दिखा कि बी ब्लड ग्रुप दिखा, मतलब क्या ए एंटीजन बना या बी एंटीजन बना, तो आंसर है कि दोनों एंटीजन बन गए। इसका मतलब ए ने भी अपना कैरेक्टर शो किया और बी ने भी अपना कैरेक्टर शो किया। सो व्हेन IA and IB alleles are present with each other in heterozygous condition, both A and B express its character। तो दोनों ने अपने कैरेक्टर शो किए। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं को डोमिनेंस। इसका मतलब दोनों का म्यूचुअल डोमिनेंस है, दोनों इकट्ठे एक साथ डोमिनेंस है। अगर दोनों साथ में प्रेजेंट होंगे तो दोनों अपने कैरेक्टर शो करेंगे, कोई भी किसी का भी कैरेक्टर छुपेगा नहीं और कोई भी डोमिनेंट नहीं होगा। तो दोनों में से कोई भी रिसेसिव या कोई भी डोमिनेंट नहीं है, दोनों ही इक्वली डोमिनेंट है और दोनों ही को डोमिनेंस किसके ऊपर शो कर रहे हैं, रिसेसिव एलील ओ के ऊपर। तो बेसिकली ब्लड ग्रुप के अंदर मेरे को क्या दिखा, ब्लड ग्रुप के अंदर मेरे को ये दिखा कि 3 टाइप के एलील थे, IA IB और IO। जब IA प्रेजेंट होगा तो A एंटीजन बनेगा, जब B होगा तो B एंटीजन बनेगा। जब दोनों ही मेरे पास क्या होंगे, A भी होगा और B भी होगा, तो दोनों अपने कैरेक्टर शो करेंगे। मतलब RBC के सरफेस पे A एंटीजन भी बन जाएगा और B एंटीजन भी बन जाएगा। ऐसे ब्लड ग्रुप को हम कहते हैं AB। ठीक है, और अगर दोनों ही प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ O प्रेजेंट है, तो O ब्लड ग्रुप आएगा, मतलब कोई भी एंटीजन नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें से रिसेसिव कौन सा है तीनों में से, IO। और डोमिनेंट कौन है कोई पूछेगा मुझसे तो मैं कहूंगा दोनों, IA भी डोमिनेंट है और IB भी डोमिनेंट है, और दोनों कैसा कैसा कैरेक्टर शो कर रहे हैं, को डोमिनेंस। तो हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो क्या शो कर रहा है, को डोमिनेंस। और यहाँ पे देखो आपको दोबारा वेरिएशन दिख रही है, कंपेयर करो जरा। मेंडल के अकॉर्डिंगली जब दो एलील प्रेजेंट होते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो इसमें से एक को क्या शो करना चाहिए, एक को कैसा कैरेक्टर शो करना चाहिए, डोमिनेंट कैरेक्टर, दूसरे को कैसा कैरेक्टर शो करना चाहिए, रिसेसिव कैरेक्टर। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, जब ए प्रेजेंट है और बी प्रेजेंट है, दोनों में से कोई भी डोमिनेंट नहीं है, दोनों ही डोमिनेंट है, मतलब कोई भी दूसरे पे हावी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब दोनों ने अपना कैरेक्टर शो किया। अब इसको कंफ्यूज नहीं होना है आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस से। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो हमने पिंक कलर का फ्लावर देखा था उसमें क्या था, उसमें जो रिसेसिव था और जो डोमिनेंट था, डोमिनेंट कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं था, मतलब इंटरमीडिएट कलर आया था। ठीक है, ना ही मेरे को डोमिनेंट कलर दिखा, ना ही मेरे को रिसेसिव कलर दिखा, दोनों के बीच का कलर दिखा था, किसमें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। तो बीच का कलर दिखा था, पर यहाँ पे को डोमिनेंस है। को डोमिनेंस का मतलब दोनों के ही कैरेक्टर दिख रहे हैं, देखो दोनों के कैरेक्टर दिख रहे हैं, ए का भी दिख रहा है और बी का भी दिख रहा है। ठीक है, तो ए बी ब्लड ग्रुप। अगर आपसे क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना, मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो होती है, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कोडोमिनेंस का एग्जांपल दो, आधा नंबर में या 1 नंबर में क्वेश्चन टीचर ने पूछ लिया, तो आप बच्चों का आंसर रहता है ह्यूमन ब्लड ग्रुप।
आंसर गलत हो जाएगा। ह्यूमन ब्लड ग्रुप में बताना पड़ेगा कौन से टाइप का ब्लड ग्रुप। क्या कोडोमिनेंस आपको ए में दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ए में तो देखो नॉर्मल दिख रहा है मेरे को, होमोजाइगस कंडीशन में यहाँ पे ओ रिसेसिव है और ए डोमिनेंट है। यहाँ पे बिल्कुल मेरे को नहीं दिख रहा कोडोमिनेंस। बी में दिख रहा है कोडोमिनेंस मेरे को? नहीं, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ओ रिसेसिव है और ये क्या है? डोमिनेंट है। यहाँ पे दिख रहा है क्या? नहीं। तो आपको स्पेशली लिखना पड़ेगा कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है ए बी ब्लड ग्रुप। याद रखना है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कोडोमिनेंस का एग्जांपल दो, तो ब्लड ग्रुप आंसर नहीं करोगे आप सिर्फ, आपका आंसर क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ए बी ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब दोनों ही एलील्स अपने कैरेक्टर शो करेंगे। अगर दोनों साथ में भी प्रेजेंट होंगे तो अपने कैरेक्टर शो करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब ये अच्छा अपना कंसेप्ट था, जिससे हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो अब देखते हैं। एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर मेरे से पूछे कि ब्लड ग्रुप कौन से टाइप का इनहेरिटेंस शो करता है, तो मैं कहूंगा कोडोमिनेंस। और मेरे से पूछेगा मल्टीपल एलिलिस्ट का एग्जांपल दो, तो मल्टीपल एलिलिस्ट के एग्जांपल में आप लिखोगे क्या? ब्लड ग्रुप। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस इज मल्टीपल एलिलिज्म, मतलब इसमें मोर देन 2 एलील्स होते हैं। तो मल्टीपल एलिलिज्म में एग्जांपल आंसर आएगा आपका ब्लड ग्रुप। और अगर मैं बात करूं कोडोमिनेंस की, तो उसमें आंसर आएगा ए बी ब्लड ग्रुप, सिर्फ ए बी। और यहाँ पे पूरा मल्टीपल एलिलिज्म में क्या आएगा? आपका ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो पहले टाइप का क्वेश्चन क्या आता है? पहले टाइप का बहुत इजी सा क्वेश्चन आएगा कि आपने क्या किया, आपने होमोजाइगस ए को, किसको? होमोजाइगस जाइगस ए को क्रॉस कराया हेट्रोजाइगस बी से, हेट्रोजाइगस बी से, बी इंडिविजुअल से। तो होमोजाइगस ए इंडिविजुअल क्रॉस विद हेट्रोजाइगस बी इंडिविजुअल। ठीक है, तो कौन से टाइप के ब्लड ग्रुप्स आने के चांसेस हैं ये बताओ। तो होमोजाइगस ए का मतलब क्या हो गया? आई ए व्हिच इज क्रॉस्ड विद हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब कौन सा लूंगा इसमें से? आई ओ। ठीक है, अब क्या बनाऊंगा? दीज आर द पेरेंट्स। इसके बाद क्या बनाऊंगा? गैमीट्स बनाऊंगा। और गैमीट्स यहाँ पे कितने टाइप के बनेंगे? सिर्फ एक टाइप का आई ए। यहाँ पे कितने टाइप का बनेगा? दो टाइप का बनेगा। कौन सा? आई ओ। तो यहाँ पे दो टाइप के गैमेट बनेंगे, यहाँ पे एक टाइप का गैमेट बनेगा। तो जो F1 प्रोजेनी आएगी, जरा चेक करो वो कैसी आएगी? वो आएगी आई ए आई बी और आई ए आई ओ। ठीक है, तो ये दो टाइप के आपके पास क्या आ सकते हैं? इंडिविजुअल्स आ सकते हैं। कौन सा? एक ब्लड ग्रुप आपको देखेगा ए बी और दूसरा ब्लड ग्रुप आपको देखेगा क्या? ए। ठीक है, दूसरा टाइप का ब्लड ग्रुप क्या दिखेगा? ए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले चांसेस ऑफ ये ऐसा ही क्वेश्चन पूरा आपके सामने बना के पूरा थ्योरी में, और आपसे पूछ ले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोजेनी हैविंग बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो आपको पहले पूरा क्रॉस बना के चेक करना होगा, फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप तो बन ही नहीं रहा है, तो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी जीरो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग बी ब्लड ग्रुप इज जीरो। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके अलावा एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा, आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन ले लेते हैं जरा। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 12, बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये कह रहा है अ चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, एक चाइल्ड है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ। तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ। तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप इज ओ। उसके बाद कह रहा है इफ द फादर हैज ब्लड ग्रुप ए, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है? ए। और मदर का ब्लड ग्रुप क्या दिया हुआ है? बी। और आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है वर्क आउट द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स एंड द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ अदर ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, आपसे क्या बोल रहा है कि पेरेंट का जीनोटाइप बताओ और ओ के अलावा और कौन कौन सी प्रोजेनी बन सकती है इसका बताओ। सबसे पहले तो जीनोटाइप ए हमको बताना पड़ेगा फादर और मदर का। ये क्वेश्चन क्यों बना, जरा ये समझो। ए जो है वो होमोजाइगस भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ए होमोजाइगस होगा कि हेट्रोजाइगस। बी भी सिमिलरली होमोजाइगस भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस। तो दूसरा ये पूछ रहा है कि ये बताओ होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस। और आपको हिंट क्या दिया है कि चाइल्ड जो है वो क्या है? ए। तो लेट्स से मैंने फादर लिया जिसका ब्लड ग्रुप ए है, मैंने मदर लिया जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? बी है, और जो चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ। तो ओ ब्लड ग्रुप कौन से टाइप का होता है सिर्फ? क्या ओ कभी हेट्रोजाइगस हो सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि ओ तो रिसेसिव है। हेट्रोजाइगस में कभी ओ आ ही नहीं सकता। कैसे आएगा वो ओ? हमेशा ओ हमेशा आएगा कैसे?
होमोजाइगस कंडीशन में। तो एक बात तो मुझे पक्का पता चल गई कि जो चाइल्ड है उसका जीनोटाइप है वो कैसा होगा, आईओ आईओ, तभी जाके इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ। अब सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात, एक बात सोचनी है कि अगर चाइल्ड है तो इसमें से एक एलील जो है 50% ऑफ द जीन्स वो कहां से आए होते हैं, 50% ऑफ एलील कहां से आया है, मदर से, और 50% कहां से आया है, फादर से। तो ये एक आईओ किसको बिलोंग करेगा, मदर को, और दूसरा आईओ किसको बिलोंग करेगा, फादर को। ठीक है, अगर इसका ए ब्लड ग्रुप है तो पक्की बात है कि दूसरा एलील हो ए होगा, और यहाँ पे दूसरा एलील क्या होगा, बी होगा। तो मुझे दोनों के जीनोटाइप भी पता चल गए। क्या थे दोनों के जीनोटाइप, कि जो मदर है वो हेट्रोजाइगस बी थी, और जो फादर है वो हेट्रोजाइगस ए था। और जब दोनों को क्रॉस कराया तो जब इन दोनों एलील्स ने, ठीक है, अब क्रॉस करा के हम सिंपली कर देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास दो टाइप के एलील्स है, आई ए गैमिट्स है, आई ए और आई ओ। तो दीज आर द गैमिट्स, दीज आर द पेरेंट्स। और यहाँ पे क्या है मेरे पास, आई बी आई ओ। ठीक है, अब क्या करना है, F1 सिंपली, चार मेरे पास आ चुके, तो मैंने क्या करा, सिंपली यूनिट स्क्वायर बनाया। तो आई ए आई ओ आई बी आई ओ। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा आई ए आई बी आई ए आई ओ आई बी आई ओ एंड आई ओ आई ओ। और आप ये ड्रॉ करके क्या करोगे, ये ड्रॉ करके ये जो जिस भी चाइल्ड की बात हो रही होगी उस चाइल्ड पे ऐसे करके मार्क कर दोगे और बताओगे दिस इज द ओ ब्लड ग्रुप। और आपसे क्वेश्चन में भी पूछा कि कौन कौन से टाइप के ब्लड ग्रुप आएंगे, तो आप बोलोगे कि जब आपने हेट्रोजाइगस ए और हेट्रोजाइगस बी को क्रॉस कराया तो क्या आ सकता है, तो ए ब्लड ग्रुप भी आ सकता है, बी ब्लड ग्रुप वाला चाइल्ड भी आ सकता है, और इवन ए बी ब्लड ग्रुप वाला चाइल्ड भी आ सकता है। तो ए ब्लड ग्रुप भी दिखा, बी भी दिखा, ए बी भी दिखा आपको, और ओ भी दिखा। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, जो कि ऐसे आपको दिया जा सकता है। ठीक है, अब मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन कराता हूँ, इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इजी था, बस इसको समझने की बात है। सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो चाइल्ड होता है उसमें एक एलील फादर को बिलोंग करता है और एक एलील मदर को, मतलब एक एक पेरेंट से आएगा और दूसरा दूसरे पेरेंट से। अब जरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि दो चिल्ड्रन, ठीक है, एक कपल है, उनके दो चिल्ड्रन है, एक का ब्लड ग्रुप जो है, जो फर्स्ट वाले का ब्लड ग्रुप है वो है ओ, जो दूसरा है उसका ब्लड ग्रुप है ए बी। ठीक है, और आपको पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप बताना है। अब पेरेंट्स में ये जरूरी नहीं है आपको बताना कि फीमेल का कौन सा है और मेल का कौन सा है, सिर्फ आपको बता देना है कि एक पेरेंट का ये होगा और दूसरे पेरेंट का ये होगा। और ये क्या है, ये चिल्ड्रन है, या कह सकते हो प्रोजेनी। ठीक है, तो दो में से एक का ब्लड ग्रुप ओ है, दूसरे का ए बी है। तो देख लेते हैं कि क्या ये पॉसिबिलिटी बन भी सकती है किसी तरीके से। तो एक का ब्लड ग्रुप है ए ओ, दूसरे का है ए बी। तो मैं गैस कैसे करूंगा जरा ये समझो। ठीक है, सबसे पहले देखते ही गैस कैसे हो जाना चाहिए। ओ ब्लड ग्रुप कभी भी हेट्रोजाइगस हो सकता है क्या, नहीं। ओ ब्लड ग्रुप है तो ये बात पक्की है कि इसके जीनोटाइप कैसा होगा, आईओ आईओ। ए बी ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप सिर्फ कैसा हो सकता है, आई ए आई बी। तो ये बात इंटरेस्टिंग है कि ए बी कभी भी होमोजाइगस नहीं हो सकता और ओ कभी भी हेट्रोजाइगस नहीं हो सकता। तो कभी भी ओ दिया है तो पक्का वो आईओ आईओ होगा, और ए बी दिया है तो आई ए आई बी होगा। ठीक है, अब इसमें से क्या पता करना है आपको, सिर्फ सिंपल सा गैस करना है कि इस चाइल्ड का भी एक जो जीन है, एक जो एलील है आईओ, वो एक पेरेंट से आया होगा, दूसरा आया होगा दूसरे पेरेंट से। सिमिलरली यहाँ पे एक आया होगा एक पेरेंट से, दूसरा आया होगा दूसरे पेरेंट से। तो क्रॉस बिल्कुल पीछे वाला ही है, हेट्रोजाइगस ए क्रॉस विद हेट्रोजाइगस बी। ठीक है, तो पीछे वाला क्वेश्चन करने के बाद ही ये क्वेश्चन माइंड में आया, तभी मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया है कि जब इन दो इंडिविजुअल्स को क्रॉस करेंगे तो हमारे पास ओ भी आ रहा है और ए बी भी आ रहा है। तो गैस कैसे किया, मेरे को ये नहीं बताना कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तो आप क्या बोलोगे इसके अंदर कि द जीनोटाइप ऑफ वन पेरेंट इज IAIO which is heterozygous A and the second is heterozygous B which is IBIO। तब आपके पास ये चांसेस आ सकते हैं कि एक A होगा, एक O होगा और दूसरा AB होगा। सिंपल एज दैट। ये बात समझ में आई। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है कि आपको सिर्फ चाइल्ड का आपको सिर्फ चाइल्ड का क्या दे दिया, ब्लड ग्रुप दे दिया, और आपसे दोनों पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप पूछा है कैसा होगा। तो आपने ये तो बता ही दिया कि ए और बी होगा, साथ में आप ये भी गेस कर पा रहे हो कि ए जो होगा वो होमोजाइगस होगा कि हेट्रोजाइगस, और बी जो होगा वो होमोजाइगस होगा कि हेट्रोजाइगस। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 12 में एनसीईआरटी में जो क्रॉस बना था वही सेम क्रॉस है, आप देख पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वहां पे भी हमने होमोजाइगस से और
हेटेरोजाइगस ए और हेटेरोजाइगस बी के बीच में क्रॉस कराया था। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं जो कि आपको ट्राई करने हैं खुद से, असाइनमेंट में आपको मिल जाएंगे, वो कर लेना। ठीक है, बाकी ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस भी डायरेक्टली आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस भी डायरेक्टली आ जाते हैं और आपसे पूछ भी लिया जाता है एक एक मार्क्स में क्वेश्चन की कोडोमिनेंस क्या होता है, और दूसरा आपसे पूछ लिया जाएगा कि मल्टीपल एलिलिस का एग्जांपल दो, मल्टीपल एलील्स होते क्या है। ठीक है, तो मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं, ऐसे सारे एग्जांपल्स अगर आपसे पूछ लिए जाए तो वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड आता है। ठीक है, बाकी ये जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हमने अब तक क्या करा, हमने, अब इसको हटा रहा हूं, हमने क्या किया, मेंडल्स लॉ की वेरिएशन जब हमने स्टार्ट करी तो वेरिएशन में हमने देखा कि एक लॉ जो था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, उसका कोई भी वेरिएशन नहीं होता, तो वो यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ है। हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस के दो वेरिएशन पढ़ लिए। पहला पढ़ा हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस। किसमें पढ़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंस? इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसमें पढ़ा? बिल्कुल मिराबिलिस जलापा में पढ़ा। और वो क्या था, कैसे था, कैसे क्रॉस कराया, वो सब अब आपको आता है। दूसरे टाइप का हमने पढ़ा कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में हमने क्या पढ़ा? ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में। ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ने के बाद पता चला कि कोडोमिनेंस किसमें दिखता है? एबी ब्लड ग्रुप में। याद रखना है। ठीक है, कोडोमिनेंस कौन से ब्लड ग्रुप में दिख रहा है? सिर्फ आपको एबी ब्लड ग्रुप में, जिसमें आई ए और आई बी जब आपने लिखा तो ए ने भी अपना कैरेक्टर शो किया, बी ने भी कैरेक्टर शो किया, कलर क्या आपका जो आरबीसी पे जो एंटीजन था वो ए भी प्रेजेंट था और बी भी। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था? कैपिटल आर स्मॉल आर, इन दोनों का इंटरमीडिएट बन गया पिंक कलर। ना ही व्हाइट बना ना ही रेड बना, पिंक बन गया। यहाँ पे ए भी बन गया और बी भी बन गया। तो आप इन दोनों में फर्क समझने की कोशिश करो। यहाँ पे दोनों ने अपना कैरेक्टर शो किया, यहाँ पे दोनों में से किसी ने कैरेक्टर शो नहीं किया, एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर आया विच इज पिंक। ठीक है, सो वेरिएशन में हम दो वेरिएशंस पढ़ चुके हैं, विच इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। ठीक है, अब हम तीसरी जो वेरिएशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन से एक अलग लॉ की, विच इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, सो जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, पेंडेंट असॉर्टमेंट है, ठीक है, उसकी वेरिएशन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वेरिएशन क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को और अच्छे से थोड़ा डिटेल में खोल के देखेंगे कि क्या है क्या रहा है। तो आपका एक टास्क है कि नेक्स्ट क्लास से पहले लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास में करने के लिए हमें और ज्यादा इजी हो जाए। ठीक है, तो इतना जरूर कर लेना। मिलते हुए नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।